हेलो छात्रों, जैसा कि हमने भाग 1 में रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के लिए सीख ले हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ उसके आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या पढ़ना है, देखो उसके पढ़ ले। उसके बाद टॉपिक पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, क्या क्या सूचनाएं हमें प्राप्त होती है रासायनिक अभिक्रिया से। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या सूचना प्राप्त होती है, तो देखो सबसे पहले तो ये पता चलता है कि यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत सूत्र की जानकारी देता है। अभिकारक और प्रतिफल जो होते हैं उनके संकेत और सूत्र क्या होते हैं, ये जानकारी देता है। ठीक है, दूसरा बात यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन कौन सा बन रहा है। ठीक है, चलो ये रासायनिक अभिक्रिया से आपको क्या होता है, ये हमें रासायनिक अभिक्रिया से हमें सूचनाएं मिलती है। उसके बाद हमको ये भी पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और बनने वाले प्रतिफलों को कितने अणुओं की संख्या है, ये बताता है। ठीक है, उसके बाद ये भी कहता है कि निर्मित प्रतिफल ये भी है, मैंने दोनों में अभिकारकों और प्रतिफलों के परमाणु अणुओं की संख्या बताता है। उसके बाद अभिकारक प्रतिफलों के मोलों को भी अनुपात बताता है, कितना मोल इसमें भाग लिया है ये भी बताता है। छठा नंबर बताता है अभिकारक प्रतिफल के द्रव्यमानों का अनुपात भी बताता है कि कितना द्रव्यमान का अनुपात हो रहा है, और गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन का भी बताता है। जैसे यहाँ से एग्जाम्पल से सब समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखे कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन किया तो अमोनिया बना। तो देखो यहाँ सबसे पहले नाइट्रोजन है एटम, नाइट्रोजन के एटम, हाइड्रोजन के एटम और अमोनिया के एटम है। तो देखो यहाँ पर है कि नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। हाइड्रोजन के कितने हैं, आगे कितना, 3 दूनी 6 परमाणु हो गया। और यह देखिए ये अणु है, अमोनिया अणु है, तो अणु कितने अणु है, 2 है, आगे 2 लगा हुआ है तो 2 अणु हो गया। मोल की जब बात करते हैं इसके आगे कुछ नहीं, देखो नहीं लगा हुआ कुछ, जो संख्या लगा वही होता, तो 1 है तो मतलब 1 मोल। यहाँ 3 लगा हुआ आगे तो 3 मोल, ये 2 आगे लगा होता 2 मोल, समझ गए। तो मोल में ये जितना आगे लगा रहेगा वो मोल होता है। ग्राम की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 दूनी 14, तो 14 दूनी 28 ग्राम हो जाएगा। हाइड्रोजन का 2 होता है तो 6 है तो 6 ग्राम हो गया। और अमोनिया को करोगे तो जो इसको निकालोगे तो टोटल 34 ग्राम होगा। ठीक है, 14 3 17, 17 दूनी 34। आयतन की बात करते हैं, आयतन भी उसी तरह मोल की तरह निकलता है, आगे जितना लगा रहा है वही आयतन होगा। तो 1 आयतन, 3 लगा हुआ 3 आयतन, 2 लगा 2 आयतन। और आपको एसटीपी पे याद रखना है कि 1 आयतन बराबर एक आयतन में 22.4 लीटर होता है। इसलिए कितना हो गया, ये 1 आयतन है तो 22.4 लीटर, 3 आयतन है तो 3 से गुना कर देना 22.4, और 2 रहेगा तो 2 से 22.4 में गुना कर देना, ये निकल जाएगा। तो इतना सारा आपको सूचनाएं मिलती है रासायनिक अभिक्रिया से। ठीक है, समझ रहे हैं, रासायनिक सूचनाएं से हमको बहुत कुछ क्या होता है, हमको सूचना मिलती है। उसके बाद रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, क्या लाभ है। ठीक है, कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, क्या लाभ है, तो किसी भी रासायनिक से अभिक्रिया का समीकरण रूप में निरूपण आसान होता है, और इससे बचत होती है, समय की बचत होती है, लिखने के में कागज़ भी कम स्थान आवश्यकता होती है। ठीक है, जब हम सूत्र से कोई लिखते हैं, कोई भी अगर शब्दों में लिखेंगे तो उस सूत्र से लिखेंगे तो बहुत कम समय में हो जाएगा। उसके बाद रासायनिक समीकरण की सहायता प्रतिफल का निश्चित मात्रा कितना बनता है और कितने द्रव्यमान ठीक ठाक बैठ जाता है, ठीक ठाक पता चलता है कितना द्रव्यमान बना। ठीक है, कितना द्रव्यमान लिए, कितना द्रव्यमान का बना। उसके बाद संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, जिसके कारण अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, इस तरह के होते हैं। और सीमाएं कितनी हैं, तो रासायनिक समीकरण की सीमाएं जो हैं, ये रासायनिक समीकरण से अभिकारकों प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाता। उसके बाद फल से उत्सर्जित अवशोषित ऊष्मा की जानकारी हमें नहीं मिल पाती है कि कौन उसे ऊष्मा छेपी है, कौन ऊष्मा शोषी है। ठीक है, और तीसरा ये भी बताता है कि रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता कि अभिक्रिया किन दिशा में जा रहा है ना, किस दिशा के किस दशा में हो रहा है, दाब में, किताब में, कि सांद्रक उत्प्रेरक की स्थिति में ऐसा नहीं है। रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी भी नहीं मिलता है, कितना वेग से हो रहा है। रासायनिक समीकरण विस्फोटक है कि विस्फोटक नहीं है, ये भी पता नहीं चलता है। रासायनिक समीकरण भी यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों वस्तु कितनी मात्रा खर्च हुई और कितनी प्रतिफल में बना। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह की ये आपको पता चल गया कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या हैं। चलिए
लेकिन अब कहते हैं कि अगर रासायनिक समीकरण को और भी अधिक उपयोगी बनाना होगा तो आपको क्या करना होगा, ये सब जो सीमाएं हैं, जो बुराइयां थी, बुराइयां को दूर करके और भी उसको लाभदायक बनाना हो तो क्या करना होगा, अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देना होगा। भौतिक अवस्था मतलब कहीं कहीं पे जैसे लिखा हुआ देखिए यहाँ पे मतलब कि जब एस लिखा रहेगा समझो कि ठोस के लिए, आई रहेगा द्रव के लिए, एल और गैस जी लगा रहेगा, एक्वस मतलब कि जलीय विलयन कहीं लगा रहेगा। तो इससे और भी पता चलता है कि हम जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल बना या तो अभिकारक लिए तो वो कौन अवस्था में लिए, या तो ठोस में लिए कि गैस में लिए कि द्रव में लिए। तो देखो अब यहाँ जो यहाँ रिएक्शन में दिखाई दे रही है, यहाँ पे अक्सर रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कह सकते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट एस मतलब कि ठोस अवस्था में लिया गया और उसको तोड़ा गया तो ये सॉलिड बना, कैल्शियम ऑक्साइड, और गैस में बना। तो इससे और भी हमको पता चल गया। उसी तरह देखिए यहाँ जिंक से क्या हो गया, सॉलिड में लिया गया, द्रव में ठोस में। ये जलीय विलयन लिया गया है, ये भी जलीय विलयन बना जिंक सल्फेट का, और गैस बना। ठीक है, ए समझ गए। चलिए, तो ये हमको ज़्यादा लाभदायक हो गया, ज़्यादा पता चल गया कि हम जो ले रहे हैं अभिकारक का प्रतिफल कैसे ले रहे हैं। उसके बाद ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा जोड़ देते हैं। जब ऊष्मा निकलेगा तो लास्ट क्या हो गया, तीर के बाद में जोड़ देंगे तो देखो ये ऊष्मा क्षेपी पता चल गया, और इधर ऊष्मा आगे जुटा हुआ है, उसमें तीर के इधर अगर तीर के इधर अगर ऊष्मा रहेगा, ऊष्मा का सिंबल ऐसे हीट भी देते हैं तो समझो कि ये ऊष्मा शोषी हो गया। इसमें कराने के लिए, इस अभिक्रिया को कराने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो इससे भी पता चल गया। उसके बाद गैस के उत्सर्जन, जब गैस के उत्सर्जन की जानकारी करना है तो वहाँ पर जी नहीं लिख के आप कहीं कहीं पर अगर एरो, देखो ये साइम एरो है तो ऊपर की तरफ सिंबल जो दिखाता है वो गैस निकलता है, गैस निकल रहा है। ठीक है, तो ये समझना है। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे की तरफ से किसी भी ऐसे पदार्थ में अगर देखो नीचे की तरफ यहाँ सिंबल है, मतलब ये जो नीचे की तरफ सिंबल रहेगा तो बजाय कि अवक्षेप बन रहा है, क्या बना है, अवक्षेप। तो ये जो कि सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बन रहा है। अवक्षेप बताए थे जो कि ठोस है ना, जो कि हार्ड ठोस शब्द होता था पदार्थ जो कि जल में घुलता नहीं था। ठीक है, तो वो बताए। चलिए, तो ये ज़्यादा हमको लाभदायक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है 5वां नंबर, ये भी हम लोग लिखते हैं कि इसकी जानकारी के लिए हम लोग के तीर का निशान ऊपर नीचे दाब या ताप या सांद्रण उत्प्रेरक की अवस्था शर्तों को देखेंगे किस शर्त में हो रहा है। जैसे कोई अभिकारक है, यहाँ पर दाब और ताप, कितना टेम्परेचर पर, कितना प्रेशर पर, कितना दाब पे, कौन सा कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये टूटा, ये प्रतिफल बना, तो ये रहता है तो ज़्यादा हमको पता चल जाता है कि ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया, ज़्यादा लाभदायक हो गया कि पता चलेगा कि इसमें क्या है। तो ये है। ठीक है, उसके बाद देखो 6ठा नंबर कि अभिक्रिया की उत्क्रमिता का जानकारी। उत्क्रमिता मतलब कि क्या है, जैसे कोई अभिक्रिया, देखो ये 2 तीर है, 2 तीर का मतलब क्या, 2 तीर का मतलब इधर से जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये अमोनिया बनेगा, और इसको जब अमोनिया को तोड़ेंगे तो ये दोनों बनेगा। तो कुछ ऐसे अभिक्रिया होते हैं जो कि दोनों डायरेक्शन, ड्यू डायरेक्शनल होता है, मतलब कि 2 दिशा में चलने वाला होता है। और कोई एक ही दिशा, देखिए कोई बहुत सारा जो एक तीर रहेगा तो समझे कि एक दिशा में अभिक्रिया हो रहा है, मतलब इधर से लेफ्ट से राइट बन रहा है और राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं बन रहा है। एक तीर रहेगा तो समझो कि एक ही तरफ से अभिक्रिया हो रहा है, और दोनों तरफ से तीर रहेगा तो मतलब कि दोनों तरफ से हो रहा है। ठीक है, तो ये बात को समझना। जैसे ये अमोनिया के केज में यहाँ 2 तीर है, इधर से भी है ना, अमोनिया के केज में 2 तीर है ना, इधर से भी दोनों तरफ ऐसे मतलब कि इधर से जोड़ेंगे तो ये बनेगा और इधर से तोड़ेंगे तो ये बनेगा। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग देख लिए क्या उपयोगिता है, क्या सीमाएं हैं, और कैसे लाभप्रद बनाएंगे, कैसे और भी अच्छा बना देंगे रासायनिक अभिक्रिया को। तो ये पढ़ लिए बच्चों, तो ये समझ गए, इससे क्वेश्चन देता है आपको। ठीक है, चलो अब जो मेन टॉपिक तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है वो है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। आप आसपास में जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं उसमें बहुत सारा टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के रासायनिक अभिक्रिया हो सकते हैं ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखो बहुत सारा यहाँ तो बहुत सारा है, मेनली यहाँ पर जो है वो पढ़ेंगे। देखो मैं बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। देखो पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। देखो संयोजन का मतलब क्या होता है, तो कुछ नहीं, जब 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक, ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक, ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल का निर्माण करता है, लिखा होगा जिसमें 2 या 2 अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का जन्म लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं,
उसी को अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया चाहे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे यह कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों जुट के एगो बना कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना ना। तो बताइए दो पदार्थ मिलके एक पदार्थ बना, तो इसी को हम लोग संयोजन करें। संयोजन मतलब जोड़ना, टोटल को जोड़ को एक रिजल्ट जो आता है ना, जैसे बहुत सारे चीज़ को जोड़ सीखते हो, बहुत सारे जोड़ के एगो जो लास्ट में जो आंसर आता है उसी को प्रतिफल कहते हो ना, तो वही हो गया। ठीक है, और भी देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जोड़ा गया, मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन किया गया तब मैग्नीशियम ऑक्साइड आया, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका एक तरह से संयोजन अभिक्रिया का इस दौरान है। ऐसे भी दिया है जैसे A+B दे रहा है क्या C, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। बात समझ में आया? संयोजन मतलब बहुत सारा जुट के एगो बन जाएगा, प्रतिफल एक प्रतिफल बनेगा, उसी को हम लोग संयोजन कहेंगे। बहुत आसानी से इसको समझ जाओगे। समझ गया? तो ये संयोजन अभिक्रिया का बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, एक सब संयोजन का अभिक्रिया ये सब देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ भी है, आयरन सल्फर से ऑक्सीजन कर रहा था, सल्फर आयरन सल्फाइड बन रहा है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए और भी बहुत सारा है। यहाँ देखिए एक तत्व यौगिक अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्पल से बताया है। तुमको क्वेश्चन ये से दे कि बताओ C2CO + O2 CO2 बनता है, तो ये किस तरह का अभिक्रिया है? तो आप संयोजन बोलना, ये भी संयोजन हो गया। तो इस तरह के बहुत सारा अभिक्रिया जो है आपको संयोजन देखा। देखिए एक कैल्शियम ऑक्साइड चूना वाटर से रेप से कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, भकरा चूना जलीय विलयन के दीवार पर होता है, रंग की पुताई करने में इस्तेमाल होता है, ये सब याद रखिएगा। भकरा चूना जो होता है ना, इसको कली चूना, कैल्शियम कभी कभी पूछता है, कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहते हैं। कली चूना किससे कहते हैं? और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भकरा चूना कहते हैं। मतलब ये कली चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaO, और भकरा चूना जो पानी से घुल जाता है उसको COH2, ये फार्मूला होता है। ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से ये सब पॉइंट याद रखना। कली चूना का फार्मूला और सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड जिसको भकरा चूना कहते हैं। ठीक है, और यही वाला जो होता है ना, बाद में बोले कि जो अवशोषण का धीरे सफ़ेद हो जाता है, जो चूना घरों के जो पुताई किया जाता है, घरों के पुताई करने में इस तरह का जो उपयोग होता है यही वाला होता है। ठीक है, तो ये बात को आप समझिएगा। ठीक है, चलिए और भी आपको यहाँ से बहुत सारे रिएक्शन आपको संयोजन अभिक्रिया का हमने देख लिया। देखिए एक और दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखिए इस तरह का दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियनेट जब ये बनाता है ये। ठीक है, ये आपका संयोजन एक तरह से है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा पदार्थ बन रहा है। ठीक है, उसके बाद है देखो ये आपको एक संयोजन का अभिक्रिया ये बताइएगा कि जब सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ संयोग करता है तो ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह का संयोजन मतलब 2 या 2 से ज़्यादा है ना पदार्थ मिलकर एक पदार्थ जब बनेगा उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? आपके एयरटेल मोबाइल की आउटगोइंग सेवाएं कल समाप्त हो जाएंगी और आपकी आउटगोइंग बंद हो जाएगी। सेवाएं जारी रखने के लिए अभी रिचार्ज करें। पैक की जानकारी के लिए डायल करें *121*51#। चलिए दूसरा रिएक्शन हमको पढ़ेंगे। दूसरा अभिक्रिया जो होता है वियोजन अपघटन, जस्ट उसका उल्टा। जैसे हमने बोले संयोजन में जुट के एक होता है, तो इसमें वियोजन में क्या होगा? बहुत एक पदार्थ टूट के बहुत सारा प्रतिफल बनाएगा। ठीक है, एक पदार्थ टूट के एक अभिकारक टूट के बहुत सारा प्रतिफल का निर्माण करेगा, इसी को संयोजन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है वियोजन अपघटन अभिक्रिया, इसी को अपघटन भी दूसरा नाम है, इंग्लिश में डिकम्पोजिशन कहते हैं। वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने के 2 या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसी को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? ये जस्ट उल्टा होता है, उसका संयोजन से उल्टा होता है। समझ गए? चलिए, तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया गया, गर्म किया गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना। कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना भी कहा जाता है, याद रखिएगा, अभी मैंने बताया। तो इस तरह के बनता है। ठीक है, चलिए
उस तरह की और भी देखिए पोटेशियम क्लोराइड को तोड़ा गया, पोटेशियम क्लोराइड को तोड़ रहा है तो देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, ऑक्सीजन लिख रहा है कि नहीं। ये सब एक्सपेरिमेंट से आपको दिखाया गया है। तो ये हमने अपघटन अभिक्रिया का सब एग्जाम्पल देख रहे हैं। और भी देखिए जैसे तीसरा ना, फेरस सल्फेट को अपघटन किया गया, गर्म किया गया, ठीक है। तो पहले फेरस सल्फेट रवा जल वाष्पित होकर निकल, मतलब इसमें पानी निकल जाएगा और जिससे फेरस सल्फेट हरा रंग होगा, हरा रंग गायब हो गया और बाद में क्या हो गया, भूरे रंग का ठोस फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, भूरा रंग बन जाएगा, हरा रंग से भूरा रंग बन जाएगा, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसमें आपको फेरस सल्फेट तोड़ेंगे तो दो गैस SO2 और SO3 बनेगा। ये सब एग्जाम्पल उदाहरण दिया हो बहुत सारा, ठीक है। आपको दिया रहेगा कि इस तरह बता कि क्वेश्चन में कि इस तरह दिया कि इस तरह अपघटन अभिक्रिया है कि संयोजन है, इस तरह का। और भी देखते हैं जब करंट पास करते हैं उसमें भी टूटता है, ठीक है। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड को विद्युत धारा दिए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड टूटा, ठीक है। उसी तरह जल का अपघटन हो गया, ये विद्युत जल तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटेगा, तो इस तरह का ये बहुत सारा यहाँ आपको एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोड में इस तरह का तोड़ा गया है, बैटरी है, स्विच है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखिए एनोड और कैथोड पे टूटा हुआ है, ठीक है। इस तरह का जल का अपघटन हो गया, ठीक है। उसके बाद है हम लोग यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है आपको कि यहाँ पे जो अपघटन जो होता है ना, अपघटन याद रखना, अपघटन या जिसको वियोजन कहते हैं, तीन कंडीशन में होता है, 3 शर्त में। एक होता है ताप में, मतलब कि ऊष्मा में, दूसरा किस में हो रहा है, दूसरा हो रहा है लाइट प्रकाश में, ठीक है, ठीक है। और तीसरा हो रहा है आपका धारा में, विद्युत धारा में, तो विद्युत धारा में, ठीक है। तो बताओ जब ये ताप में होगा तो उसको बोलेंगे उष्मीय विघटन। किससे कहेंगे बाबू, उष्मीय विघटन। जब ताप में टूटेगा ना, हीट करोगे तब टूटेगा तो उसको बोलेंगे उष्मीय विघटन। और प्रकाश में जब टूटेगा ना तो उसको प्रकाशीय विघटन कहेंगे। और विद्युत धारा में जो होगा उसको विद्युतीय अपघटन कहेंगे, ठीक है। विद्युतीय अपघटन, इसलिए 3 तरह का अपघटन टाइप समझना है, 3 तरह का, ठीक है। 3 शर्त में, एक बार हीट, एक बार लाइट और एक बार क्या बोलेंगे, करेंट। ये 3 कंडीशन में टूटता है। तीनों का नाम खाली अलग अलग है, लेकिन तीनों में आपको एक बड़ा अणु टूट के बहुत सारा अणु में बनेगा, है ना। एक बड़ा अभिकारक टूट के बहुत सारा प्रतिफल का निर्माण करेगा, समझ गए। यही होता है आपका कौन सा, वियोजन अभिक्रिया। आज समझ में आ गई। चले उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया के बाद, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा वियोजन हो गया। तीसरा नंबर देखिए वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन उसी से है, हमने बताया ना। वैद्युत अपघटन अपघटन का ही अवस्था है। मैंने बोला कि जब इलेक्ट्रिक करंट के कारण जब करंट पैदा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा था सोडियम और क्लोरीन कैथोड और एनोड पर टूट रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आपका वैद्युत अपघटन तीसरा नंबर वही है, अपघटन का ही है, ठीक है। अपघटन 3 तरह का बताया ना, वही। चौथा नंबर तुम्हारा है, चौथा नंबर है एकल विस्थापन। देखो विस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है। जैसे कोई भी अभिक्रिया मान लेते हैं कि एक A है और B X से अभिक्रिया किया, तो क्या किया ना कि A ज़्यादा क्रियाशील है तो B को भगा देगा, विस्थापित कर देगा, और B को विस्थापित करके बन जाएगा AX + B। देखो ऐसे बन गया। तो देखो इसमें क्या करना है, विस्थापन करना। विस्थापन मतलब हटाना। जैसे मान लेते कोई, अगर तुम कमज़ोर हुआ, कोई तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आ गया, तो क्या किया, तुमको हटा के बिक दिया और वहाँ तुम्हारा सीट पे तुम्हारी जगह तो वो बैठ गया, तो वही होता है विस्थापन, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, जब आप डिफिनेशन करोगे तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी जगह उपस्थित किसी परमाणु के समूह को दूसरे परमाणु के साथ विस्थापित कर देता है, उसको एकल विस्थापन कहलाती है। जैसे किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील की धातु विस्थापन। जैसे देखिए आयरन, लोहा है, लोहा कॉपर से रिएक्शन कर रहा है, तो देखो यहाँ आयरन है, लोहा जो है ना कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये अपने देखो यहाँ के कॉपर को हटा के बन गया आयरन सल्फेट, और कॉपर बाहर निकल गया, तो इसी को विस्थापन कहते हैं। इसको हम एकल विस्थापन भी कहते हैं, एकल विस्थापन। बात समझ में आ गया। ये हो गया आपका एकल विस्थापन का उदाहरण, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, और इसी तरह जब ये विस्थापन होती है ना तो देखिए यहाँ लिखा हो कि कॉपर सल्फेट का विलयन नीला रंग गायब हो जाता है, और आयरन सल्फेट के बनने के कारण हरे रंग चढ़ जाता है। ये काटी पे जो लोहे को काटी पे है, जब कराया जाए तो आयरन सल्फेट लग गया, तो ये बन गया कि हरा, क्या बन गया, हरा रंग का, ठीक है। और पहले से ये क्या था, ये नीला रंग, ये नीला रंग का था, तो सल्फेट डलने से उसको विस्थापन होने से ये हरा बन गया, हरा लेयर चढ़ गया,
तो इस तरह के हमने एकल विस्थापन में देख रहे हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है कि देख एकल विस्थापन का। देखिए यहाँ कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन का कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर बना रहा है। तो यहाँ पे बोले कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है Ag से सिल्वर से, तो सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील है, इसीलिए विस्थापन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए विस्थापन कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं हल्का रंग हला नीला हो गया है। ठीक है, ये किसके कारण? कॉपर नाइट्रेट बनने के कारण। ठीक है, पहले छिमकेले सिर होता है, समझ गए। चलो ऐसा भी और भी है, जिंक जब कॉपर सल्फेट से करेगा, ये जब करेगा तो क्या होगा, यहाँ से आपका जिंक सल्फेट और कॉपर बन गया। देखो यहाँ जिंक ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो क्या किया, कॉपर को हटा के जिंक अपना ले लिया, जिंक सल्फेट, और कॉपर बाहर निकाल दिया। तो इस तरह के। और देखिए विस्थापन अभिक्रिया में अधिकतर हले लाल रंग के कॉपर सल्फेट जो पहले था, अब रंगहीन जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो बहुत सारा कलर रंग से भी देता है कि बिना नीला रंग गायब हो गया और एक कलर में क्या रंगहीन जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, उसके बाद और भी देखिए बहुत सारे, यहाँ देखिए सोडियम ब्रोमाइड क्लोरीन, इसमें क्या है, सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है क्लोरीन से, तो सोडियम क्लोराइड बना दिया, ब्रोमीन बाहर निकल गया। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया रहेगा। देखिए यहाँ भी इस तरह का दिया हुआ है। पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है, क्लोरीन को हटा दिया तो पोटेशियम क्लोराइड आयोडीन बन गया। तो इस तरह के बहुत सारा आपको अभिक्रिया से समझ में आ सकता है। ठीक है, कि क्या है। उससे देखो यहाँ भी देखो जिंक है, हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है, तो जिंक को हटा के अपने आ गया, हाइड्रोजन को हटा दिया। तो देखिए एकल विस्थापन में यही है कि विस्थापन में क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील कंपाउंड यौगिक में से उसको हटा देता है। समझ गए। तो इस तरह का हमने देखा क्या, एकल विस्थापन। और इसी में 5वां नंबर डबल क्या, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे देखिए इसमें उभय विस्थापन में दो यौगिक आयनों का विनिमय आदान प्रदान करता है आयन का। जैसे देखिए यहाँ पे XY है और AB है, तो एक में X में AB है, तो X के साथ A हो गया और Y के साथ B हो गया। ठीक है, एक दूसरे को इंटरचेंज कर लिया, समझ गए ना। तो ये बन गया X में धनायन। तो कैसे होता है देखिए यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। आपके पास X है, Y है प्लस AB, जब ये बनेगा तो क्या होगा, तो बन गया XB प्लस XY। तो कैसे बनता है देखो, यहाँ X प्लस है और ये Y निगेटिव माइनस है, और ये प्लस है माइनस है। ठीक है, तो यहाँ बताओ X प्लस है तो प्लस के साथ माइनस हो गया, तो XB बन गया देखो, और यहाँ प्लस है तो इसके साथ ये बन गया, तो ये क्या बन गया, AY बन गया। ठीक है, AY, यहाँ पर सॉरी AY लिखना था, AY हो गया। तो इस तरह के हमने देख रहे हैं कि किस तरह के बन रहा है ना, समझ गए। चलिए, तो इस तरह के हमने देख लिया कि उभय विस्थापन में दूधू का विस्थापन, दोनों आयनों का आयन का एक्सचेंज होता है। जैसे देखो ये देखो सोडियम क्लोराइड Ag सिल्वर नाइट्रेट AgCl और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है ना। यहाँ देखो यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, तो इसका प्लस इसका माइनस और इसका प्लस इसका माइनस, तो कोई बना सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो द्वितीय विस्थापन में इस तरह का, इसमें भी देखिए द्वितीय विस्थापन हो रहा है अभिक्रिया में, इसमें भी द्वितीय विस्थापन हो रहा है। तो बहुत सारा आप द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया देख सकते हैं। यहाँ देखिए द्वितीय विस्थापन हो रहा है ना, कॉपर का यहाँ पर आदान प्रदान, कॉपर इसमें आ जा रहा है, हाइड्रोजन इसमें आ जा रहा है, कॉपर सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलो, तो ये हम लोग द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया देख लिया। ठीक है, देखो अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो जितने भी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होती है, द्वितीय विस्थापन में एक अवक्षेप बनता है। अवक्षेप बताया था ना कि ठोस पदार्थ बनता है। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये हमने अभी देखा है उदाहरण, ये किसका था, ये था द्वितीय विस्थापन का, उभय विस्थापन का उदाहरण था। तो इसमें देखो ये AgCl जो बना, जो नीचे तीर की तरफ बताया था कि अवक्षेप होता है, तो ये अवक्षेप बनता है जो ठोस बनता है और इसकी कलर अलग होती है। ठीक है, ये कलर आपको हो सकता है आपको पीले का अवक्षेप में रूप में होता है, ये आपका यहाँ पे आपका येलो पीला रंग के थोड़ा सा हल्का बनेगा अवक्षेप। ठीक है, इस तरह का अवक्षेप बनेगा, मतलब कि सॉलिड बन जाएगा सब्सटेंस, ये आपको पानी में घुलेगा नहीं। तो ये अवक्षेप अभिक्रिया भी उभय विस्थापन में ही बनता है। ठीक है, उसके बाद है आपका 7वां नंबर उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है, उदासीकरण में बहुत आसान है। जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा ना, तो लवण और जल बनाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, हम पढ़ेंगे अम्ल भस्म में। तो अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, उसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। उदासीनी में क्या होता है, जब आपको अम्ल हो गया और बेस
जब दोनों अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, जल बनेगा। तो उसी को हम अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। जैसे देखो ये आपको क्या है, अम्ल है H2SO4, आई क्या है, बेस है माने भस्म है। तो ये बन गया क्या, पोटेशियम, ये बन गया नमक, लवण बन गया और जल बन गया। उसी तरह देखो यहाँ अम्ल है, ये भस्म है और ये लवण बना और जल। तो ये अभिक्रिया में ऐसा, ये अभिक्रिया में हमेशा उदासीनीकरण में हमेशा अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनेगा। उस अभिक्रिया को उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है। 8वां नंबर है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ऐसे अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में होता है, बहुत आसान है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति घटित होता है, जिसको हमने बताया था कि प्रकाशीय अपघटन बताया था ना, तो वही प्रकाशीय अपघटन इसी से दिया हुआ है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जो प्रकाश के उपस्थिति में होता है। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन गैस मिश्रण को अंधेरे में रखने पर कोई बीच अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन यही जब तुम प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश में रखोगे ना, तो ये दोनों रिएक्शन करके, देखो यहाँ दिया हुआ है, ये दोनों रिएक्शन करके आपको हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शन के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ठीक है, ये उसके बाद फोटोसिंथेसिस भी क्रिया जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और भी है, देखिए यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, प्रकाश के उपस्थिति में सिल्वर और क्लोराइड देता है। ठीक है, दे रहा है, सिल्वर आयोडाइड करते हैं। और इसी कारण यहाँ पे देखो, ये सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश के प्रति क्या हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड दिया और सिल्वर आयोडाइड प्रकाश। तो इसी प्रकार फोटोग्राफी पर जो होने वाले फिल्म की सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाए, तो पूछता है कि फिल्म फोटोग्राफिक में प्रयुक्त होने फिल्म की सतह पे सिल्वर ब्रोमाइड है ना, ये सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा जाता है इसी प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, जब सिल्वर ब्रोमाइड रखते हैं तो हीट होने के बाद क्या होता है, सिल्वर चढ़ जाता है, चांदी का लेयर चढ़ जाता है। ठीक है, और ब्रोमीन गैस उड़ जाती है। तो इस तरह का वो एक क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है कि फोटोग्राफिक में कौन सा पदार्थ का यूज करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखो जितना भी अभी तक मैंने बताया था आपको, 8 रिएक्शन बता दिया, अभिक्रिया बताया, सबको तुम लोग नोट्स तैयारी कर लेना, सबका डिफिनेशन याद कर लेना, और लास्ट में जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट टू में हम लोग ये पढ़ लिए, पार्ट 2 में यहाँ तक पढ़ लिए। अगले पार्ट में हम लोग, अगले भाग में हम लोग जो भी अभिक्रियाएँ बची हुई है वो अभिक्रियाएँ पढ़ेंगे, और साथ में और भी जो दहन भी पढ़ना है वो है, और उसके बाद ऑक्सीकारक अभिकारा भी पढ़ना है, दहन और ज्वाला, और इस तरह के सारे चैप्टर हम लोग करीब करीब उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ गए? तो आपको 2 से 3 और भाग लगेंगे इसके पढ़ने में, और उसके बाद आंसर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। समझ गए? तो ये भी वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और साथ में पढ़ना चालू करें। और इस तरह के आप लोग तैयारी के कन्फर्म लेते हैं कि आप लोग तैयारी मैं कराऊंगा 2023 में अच्छे मार्क्स, चाहे आगे और भी बोर्ड के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, सभी के लिए भी आपको बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही तक। और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़रूर एक बार पूरा वीडियो ज़रूर एक बार देखना। धन्यवाद।